एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटी और स्टेट। पॉलिटिकल साइंस का फादर किसे कहते हैं? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कहाँ का था? यूनान का दार्शनिक था। और पॉलिटी को जानने के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में सबसे पहली बार संविधान के रूप में क्या तैयार हुआ था? बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स को तैयार किसने किया था? इंग्लैंड के बैरन्स। बैरन्स का मतलब क्या होता है? रिच पर्सन्स ऑफ इंग्लैंड। और कब बनाया गया था इसको, बिल ऑफ राइट्स को? 1215। 1215 में ये बिल ऑफ राइट्स बना करके किसको सौंपा गया? किंग जॉन। यानी किंग जॉन की मनमानीपन को रोकने के लिए ये बनाया गया था, और इसी को कहा गया मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया। और आप लोगों को बताया था कि जिस देश ने दुनिया को संविधान का कंसेप्ट दिया, उसी देश का संविधान लिखा हुआ नहीं है। क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहां पर कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। वहां पर गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए चाहिए चूंकि लोगों को काम करने का एक शांतिपूर्ण माहौल मिले, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। बाकी चीजें वहां पर संविधान नहीं होते हुए भी चल रहा है। कैसे चल रहा है? तो कन्वेंशंस पर आधारित, ट्रेडिशंस पर आधारित एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि ब्रिटेन में हेड ऑफ द नेशन जो होगा वो वंशानुगत होगा, जो राजा या रानी होगा उसी खानदान से राजा या रानी वहां बनता है। अभी ब्रिटेन का किंग है या क्वीन है? किंग। क्या नाम है उसका? चार्ल्स थर्ड। अभी जो शासक है वहां का नाम है चार्ल्स थर्ड। और प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटेन का है वो पब्लिक के बीच से चुन करके आता है। इसलिए ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक मोनार्किकल कंट्री है। प्रजातंत्र तो है, लेकिन वहां पर मोनार्किकल सिस्टम है। मोनार्किकल में क्या होता है? राजतंत्र, प्रजातांत्रिक राजतंत्र। तो कौन कौन से ऐसे देश दुनिया में है जिसका संविधान लिखा हुआ नहीं है? एक तो ब्रिटेन हो गया। टोटल 5 देश ऐसे हैं जिसका संविधान लिखा हुआ नहीं है। 5 कंट्रीज, 5 कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन। कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन या अनकोडेड, लिखा हुआ नहीं है। अनकोडेड यानी 5 देशों के संविधान अलिखित हैं। 5 देशों के संविधान अलिखित हैं। कौन कौन से देश हैं ऐसे? एक तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या कौन सा? ब्रिटेन। एक तो ब्रिटेन हो गया, दूसरा कनाडा, तीसरा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, चौथा सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया, और 5वां है इजराइल। इजराइल। इन 5 देशों का संविधान अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है। बाकी देशों के संविधान लिखित हैं। इन देशों में अब यहां पर तो सऊदी अरबिया में तो किंगडम है, राजा का शासन है। राजा के शासन में संविधान की कोई जरूरत ही नहीं है। राजा जो नियम बनाएगा, जो कानून बनाएगा, वो पूरे देश में लागू हो जाता है। बाकी इन सभी देशों में डेमोक्रेटिक सिस्टम तो है, लेकिन हेड ऑफ द नेशन, अब जैसे इजराइल में भी लिखित संविधान नहीं है, लेकिन यहां पर भी सिस्टम चल रहा है तो परंपरा पर आधारित, कन्वेंशन पर आधारित चल रहा है। इन सभी देशों का सिस्टम क्या है कि ब्रिटेन में जो किंग या क्वीन बनता है वही कनाडा का भी किंग या क्वीन माना जाता है, न्यूजीलैंड का भी वही माना जाता है, ऑस्ट्रेलिया का भी वही माना जाता है। तो दुनिया में ऐसे 15 ऐसे देश हैं जिसका हेड ऑफ द नेशन इंग्लैंड के किंग को या क्वीन को माना जाता है। तो इस तरह इन सभी देशों का संविधान लिखित नहीं है, इसको नोट कर लो।
क्योंकि एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे कि कितने देशों के संविधान लिखित नहीं है। 5 देशों के संविधान लिखित नहीं है। लिख लिया? अब आगे देखो, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखो, ब्रिटेन जिसको आप कहते हैं, उसी का दूसरा नाम क्या है? उसी को इंग्लैंड भी कहते हैं। ब्रिटेन कहो या इंग्लैंड कहो, एक ही देश का नाम है। जैसे इंडिया, भारत, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त इंडिया का नाम है। उसी तरह ब्रिटेन का भी 2 नाम है, ब्रिटेन और इंग्लैंड। लेकिन जब आप ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं तो इसमें क्या क्या शामिल है? ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश शामिल हैं? ग्रेट ब्रिटेन इज द ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज। 3 देशों का ये समूह है। 3 देश इसमें शामिल हैं। कौन कौन? एक तो इंग्लैंड तो है ही, दूसरा है स्कॉटलैंड, तीसरा है वेल्स। इन तीनों को मिलाकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। इन तीनों को मिलाने के बाद ग्रेट ब्रिटेन, यानी ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश शामिल हैं। ग्रेट ब्रिटेन इज अ ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज। ग्रेट ब्रिटेन 3 देशों का समूह है। 3 देश शामिल हैं इसमें। अभी आएगा, ग्रेट ब्रिटेन में नहीं है, आगे अभी बताने वाला हूं। लेकिन अगर मान लो आपसे मैं पूछूं कि यूके, वेल्स, WALES, यूके का फुल फॉर्म क्या होता है? क्यों, उत्तराखंड नहीं होता है क्या? उत्तराखंड नहीं होता है। लेकिन यहां पर उत्तराखंड नहीं, हम लोग यहां पर पढ़ेंगे यूनाइटेड किंगडम के बारे में। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। यूके में कितने देश टोटल हैं? देखो, टोटल अगर पूछा जाए तो 15 देशों का समूह है यूके। इसमें 15 देश शामिल है दुनिया के, जिसमें मुख्य रूप से 4 देश आते हैं। 4 मेन पार्ट है यूके का। 4 मेन कंट्रीज ऑफ यूके। 4 मुख्य देश हैं यूके में। कौन कौन? 3 तो यही हो जाएगा जो आपने लिखा है यहां पर, इंग्लैंड, फिर स्कॉटलैंड, फिर वेल्स, और चौथा नाम यहां पर याद रखेंगे आप, नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड यानी यूके इज द ग्रुप ऑफ 4 मेन कंट्रीज। यूके 4 मुख्य देशों का समूह है। यूनाइटेड किंगडम 4 मुख्य देशों का समूह है। ये 4 मुख्य देश हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा उत्तरी आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। अगर सिर्फ आयरलैंड बोल दोगे तो वो अलग कंट्री हो जाएगा, वो देश ही अलग है। वो आयरलैंड अलग देश है। लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड किसका पार्ट है? यूके का। तो इस तरह अंतर है। अगर ब्रिटेन बोलते हो तो सिर्फ इंग्लैंड हो गया। अगर ग्रेट ब्रिटेन बोलते हो तो 3 देशों का समूह हो गया। और अगर हम यूके बोलते हैं तो 4 देशों का समूह हो जाएगा। तो यूके को पूरा एक देश माना गया है। यूके को एक पूरा देश माना गया, जिसका लीडिंग कंट्री कौन है? नेतृत्व करने वाला देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड के संबंध में हम लोग को यह भी याद रखना है कि इंग्लैंड ने ही दुनिया को सबसे पहली बार प्राइम मिनिस्टर का पद दिया। क्योंकि सबसे पहली बार प्रधानमंत्री का पद इंग्लैंड में ही बना था, और यहीं से पूरी दुनिया ने पीएम का पोस्ट लिया है। तो याद रखेंगे आप कि द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर
is introduced by England in the world. The post of prime minister is introduced by England in the world. दुनिया में प्रधानमंत्री का पद सबसे पहली बार इंग्लैंड में ही बना था। दुनिया में प्रधानमंत्री का पद सबसे पहले इंग्लैंड में ही बना था। इंग्लैंड में ही बना था। इंग्लैंड का पहला पीएम कौन था? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड वाज रॉबर्ट वॉलपोल। रॉबर्ट वॉलपोल इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल था। रॉबर्ट वॉलपोल था। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1721 से लेकर 1742 तक इंग्लैंड का पीएम था। 1721 टू 1742। अब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यानी 1945 के बाद इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है उसका कार्यकाल 4 साल का होता है। पहले ऐसा कोई नियम नहीं था। पहले एक व्यक्ति अनलिमिटेड टाइम तक प्रधानमंत्री रह सकता था, इसलिए यहां पर इतना लंबा कार्यकाल आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यह नियम आ गया कि इंग्लैंड का पीएम अगर बनेगा तो 4 साल के लिए बनेगा, और एक व्यक्ति सेम पर्सन अगर पीएम बनेगा तो 2 टर्म से ज्यादा नहीं बन सकता। हमारे यहाँ पीएम कितने साल के लिए होते हैं? 5 साल के लिए। और एक व्यक्ति अगर पीएम बनेगा तो कितना बार बन सकता है? जब तक सांस तब तक आस। हमारे यहां ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पद के लिए हमारे यहाँ कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है। हाँ, टर्म फिक्स है, लेकिन मैंने उसका चांस अनलिमिटेड है। जितना बार वो बनना चाहे बन सकता है, लेकिन हर बार उसकी पॉलिटिकल पार्टी बहुमत में आएगी और बहुमत दल का नेता अगर उसको बना दिया जाता है तो पीएम बन सकता है। इंग्लैंड में पीएम अब 1945 के बाद से ये नियम हो गया है कि सेम पर्सन अगर पीएम बनेगा तो लगातार 4-4 8 साल के लिए भी बन सकता है, या 4 साल बन करके फिर आगे भी एक चांस वो 4 साल के लिए बन सकता है। तो आप नोट कर लेंगे इसमें कि प्रेजेंटली द टर्म ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर presently the term of British Prime Minister is for 4 years. वर्तमान में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 4 वर्षों के लिए होता है। सेम person shall not be appointed as a prime minister more than 2 terms. एक ही व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 2 बार से अधिक नहीं बन सकेगा। 2 बार से अधिक नहीं बन सकेगा। तो इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे ब्रिटेन के बारे में ये सारी बातें। अब सवाल ये उठता है कि भाई लिखित संविधान पहली बार दुनिया में किसने दिया? सबसे पहला देश ऐसा कौन सा है जिसने लिखित संविधान को अपनाया? यूएसए। अब हम लोग थोड़ी सी जानकारी यूएसए के बारे में लेंगे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका को संयुक्त राज्य कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। लेकिन इंडिया की बात अगर हम करें तो इंडिया को हमारे संविधान में क्या कहा गया है? इंडिया को कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ। तो यहां पर गौर करना है, अंतर है दोनों में। अमेरिका के लिए जो टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है वो कौन सा टर्म है? यूनाइटेड। इंडिया के लिए जो टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है वो कौन सा टर्म है? संघ, यूनियन। क्या दोनों में कुछ अंतर है? कौन बताएंगे? बताओ। और राज्यों में कानून, कानून या संविधान? संविधान बोलना है, कानून तो अलग चीज है, संविधान अलग अलग है। और कुछ बताओ। अच्छा, अमेरिका का झंडा अपना नहीं है, अलग अलग है सब। ठीक है, झंडा की बात तो गलत है, लेकिन ये बाकी दो चीजें जो बताए अभी समझाता हूं मैं क्या है, देखो ध्यान देंगे यार। जैसे अमेरिका, अमेरिका भी टोटल 50 राज्यों का एक समूह है। यहां पर 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में, और हमारे इंडिया में कितने हैं? 28 स्टेट्स और 8 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी। हमारे यहाँ यूनियन शब्द का इस्तेमाल हो रहा है इंडिया के लिए, और अमेरिका में जो शब्द का इस्तेमाल होता है वो है यूनाइटेड। अब देखो अंतर कहाँ आता है। यहाँ का जो 50 राज्य है अमेरिका का, वो एक्चुअली राज्य नहीं, वो देश है, वो कंट्री है वो। यानी 50 राज्य में से कोई भी राज्य उस यूनियन से अलग हो सकता है और एक देश बन सकता है, क्योंकि यहां पर आपसी समझौते के द्वारा ये राज्य मिले हैं। आपसी समझौता हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हुआ है। इन 50 के 50 राज्यों का संविधान अपना अपना है, और यही वजह है कि इन 50 राज्यों में जो लोग रहते हैं, वो जिस राज्य में वो रहता है सिर्फ सिटीजनशिप उसी राज्य का है उसके पास, पूरे अमेरिका का सिटीजन उसके पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका में जो नागरिकता है वो किस प्रकार की नागरिकता है? डुएल, डुएल सिटीजनशिप है वो। यानी एक व्यक्ति दूसरे स्टेट का सिटीजन नहीं है, वो अपने ही स्टेट का सिटीजन सिर्फ है। वहां पर अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है और जब पब्लिक वहां पर डायरेक्ट वोट डालती है राष्ट्रपति को चुनने के लिए, तो अगर कोई मान लो न्यूयॉर्क का सिटीजनशिप किसी के पास है और वो कैलिफोर्निया में अगर मान लो कोई बिजनेस रोजी रोजगार कर रहा है, तो वोट वो कैलिफोर्निया में नहीं डाल सकता, क्योंकि उसकी नागरिकता वहां की नहीं है। उसको वोट डालने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? न्यूयॉर्क आना पड़ेगा। क्या हमारे यहाँ ऐसा है? हमारे यहाँ क्या है कि जहां पर जो रहता है वहीं की नागरिकता उसके पास है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि हम भारत के लोग हैं, हम स्टेट के लोग तो है ही हैं, लेकिन हमारी नागरिकता कहाँ की है? पूरे भारत की। इसका मतलब हमारे यहाँ सिटीजनशिप जो है वो कैसी है? सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, और भारत के नागरिक किसी भी राज्य में जाकर नागरिकता तो पूरे देश की है ही, किसी भी राज्य में जाकर के वो वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा सकता है और वहां होने वाले चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी तक क्या चल रहा था कि एक एक व्यक्ति 3-3 4-4 जगह आई कार्ड बनवा लिया था। जहां पर जो कमाने जाता था, या नौकरी कर रहा है, या बिजनेस कर रहा है, या पढ़ाई कर रहा है, तो वहीं इलेक्शन के टाइम में अपना नाम चढ़वा लेता था और वहां के वोटर लिस्ट में उसका नाम आ जाता था।
अगर वहां रहता तो वहां भी वोट कर देता था वो। फिर वो अपने ओरिजिनल प्लेस में जाता था, जो उसका अपना जन्म स्थान है, वहां पर भी उसका वोटर लिस्ट में नाम है। लेकिन अब एसआईआर होने के बाद, एसआईआर जब कंप्लीट हो जाएगा पूरे इंडिया में, तो अब कहीं भी किसी एक ही जगह से आप वोट डाल सकते हैं, क्योंकि आपका एक ही जगह वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। ओवरऑल पूरे देश में अब नागरिकता है आपकी, आप कहीं से भी नागरिकता का प्रयोग कर सकते हैं। वोटर जो राइट है, वोटिंग राइट, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 10 जगह अब नाम आपका नहीं रहेगा। ये एसआईआर होने के बाद ऐसा हो जाएगा। ये एसआईआर क्या है, समझ में आ रहा है क्या? नहीं, एसआईआर, एसआईआर का नाम सुना है? क्या है एसआईआर? वेस्ट बंगाल में क्यों विरोध हो रहा था इतना? अभी तो नहीं सुना? एक बार मैं ऐसे ही पूछा तो स्टूडेंट ने कहा सर सुना था लेकिन ध्यान नहीं दिया। आप लोग भी सुने होंगे लेकिन ध्यान नहीं दिए। आप लोग जो ऐसे ही एसआईआर एसआईआर क्या कुछ नहीं है। अभी रील देखो। क्या मोबाइल में क्या करते थे पहले? न्यूज नहीं देखते थे आप लोग? है? क्या नहीं था? और नहीं था? अभी नहीं है ना। अभी तो आप लूटे पीटे बैठे हैं, मुझे पता है। सब लूटे पीटे बैठा हुआ है, सबका मुंह सूख रहा है। आदत अभी गया नहीं है, चला जाएगा। 15-20 दिन के बाद फिर भूल जाओगे मोबाइल को। फिर मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ काम के लिए होगा। यही आदत छुड़ाने के लिए तो आप यहाँ पर आए हैं, क्योंकि मोबाइल से हमारी मेमोरी लॉस हो रही थी। आजकल के बच्चे हम देखते हैं कि जैसे पहले लोग बुक पढ़ करके एकदम जड़ से सब कुछ जानता था, आजकल क्या है कि पीडीएफ भेज दिया, बस उतना ही पढ़ लिया। उसका ना शुरुआत वो जानता है, ना उसके बाद वाली कुछ जानता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी नॉलेज क्या हो रही है? बिल्कुल कंसाइज हो रही है, सिमट रही है हमारी नॉलेज। हम थिंकिंग पावर हमारे अंदर नहीं हो रहा है, क्योंकि बुक नहीं पढ़ेंगे तो आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। पीडीएफ सिस्टम क्या कर रहा है? सिर्फ बना बनाया चीज आपको मिल रहा है। एआई से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, जानकारी होगी तभी तो आप बता पाएंगे कि सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। बहुत सारी चीजें वो कुछ और ही समझ करके आंसर कर देता है। तो एसआईआर के बारे में आप लोग सुने होंगे कि सबसे पहले एसआईआर कहाँ शुरू हुआ। ये अलग से आपको बताया जा रहा है, इससे संबंधित नहीं है। ये अभी चर्चा हो गई इसलिए मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछेगा आने वाले समय में। एसआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल स्पेशल इंटेंसिव स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। विशेष गहन पुनरीक्षण। ये एसआईआर एक प्रोजेक्ट है, एक स्कीम है, एक योजना है। किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग का ये एक योजना है, एक अभियान है। निर्वाचन आयोग का ये एक अभियान है। इसमें क्या, निर्वाचन आयोग का उद्देश्य क्या है? तो मतदाता पत्र जो होता है, वोटर लिस्ट का अपडेटेशन हो रहा है, इसको अपडेट कर रहा है। क्या अपडेट कर रहा है? वोटर लिस्ट जो हमारे पास अभी बना हुआ है, जहां पर एसआईआर नहीं हुआ है, वो वोटर लिस्ट बहुत पुराना है। 1971 में ही बना था, 1971 में ही बना था। अब सोचो 1971 और आ गया 2026, कितने लोग मर गए फिर भी उसका वोटर लिस्ट में नाम है। कितने लोगों ने उस जगह को छोड़ करके सब कुछ बेच बाच करके कहीं और जाके बस गया हो, फिर भी उसका वोटर लिस्ट में नाम है वहां। अब हो क्या रहा है कि चुनाव के समय में
उसके नाम का कोई दूसरा ही वोट डाल आता है। उतना लोग पहचान नहीं पाता, नए नए बच्चों को पता नहीं है कि कौन है। नहीं, गांव से अगर कोई आ गया कि ये इस नाम का है और आकर के वोट डाल दिया, तो इसमें एक तरह से एक्यूरेट वोटर्स कितने हैं उस एरिया में पता नहीं चल पा रहा है। तो एसआईआर में क्या हो रहा है कि जो लोग मर चुका है और वोटर लिस्ट में नाम है, उसके नाम को हटाया जा रहा है। और जो लोग उस जगह को छोड़कर कहीं और बस गया, कहीं और जाकर नाम वोटर लिस्ट में चढ़वा लिया है, उसका वहां पर अब कोई प्रूफ नहीं है, रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं है, तो उसके भी नाम को हटाया जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वहां पर वोटर लिस्ट में नाम है, उसका घर भी है उसका, और वो बाहर में रहते हैं कई सालों से, वोटिंग राइट का इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहा है, या कभी आता है तो करता है या नहीं करता है, वहां भी नाम उसका लिखा हुआ है। तो अगर वो व्यक्ति जो बाहर रह रहा है और वोटर लिस्ट में उसका नाम गांव के वोटर लिस्ट में चढ़ा हुआ है, तो अगर वो गांव के वोटर लिस्ट में नाम को रखना चाहता है तो उसको डॉक्यूमेंट भिजवाना पड़ेगा, खुद आकर लाना पड़ेगा, या फिर किसी परिवार के माध्यम से उसको रेजिडेंशियल प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हमारा ये सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र है, हम शुरू से ही हमारा ये गांव रहा है, तो उसके वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, उसको हटाया नहीं जाएगा। और जो क्लेम नहीं करेगा, जो डॉक्यूमेंट नहीं लाएगा, उसके नाम को क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। इसमें फायदा क्या होगा कि जो इलीगल तरीके से इंडिया में आकर रह रहा है, कौन, पाकिस्तानी लोग, बांग्लादेशी घुसपैठिए लोग, रोहिंग्या मुसलमान लोग, और नेताओं से मिलकर के उसने अपना किसी प्रकार आधार कार्ड भी बनवा लिया, वोटर आई कार्ड भी बनवा लिया, और सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहा है। अब बीच बीच में वही दंगा फसाद भी करवा देता है, क्योंकि भारत का जो निवासी है वो नहीं चाहेगा कि भारत में अशांति पैदा हो। कोई चाहेगा कि अपने घर में अशांति हो? ये जनरली जनसंख्या जो बढ़ रहा है, इतना जनसंख्या बढ़ाने का काम भारत के लोग बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। ज्यादा कौन कर रहा है? जो बाहर से आके बसा हुआ है, क्योंकि वो अपनी संख्या को बढ़ाना चाह रहा है और अपना दबदबा कायम करना चाह रहा है। तो जिसको जिसको एसआईआर से लग रहा था कि भाई हम प्रूफ नहीं दिखा पाएंगे अगर मांग लगे, तो अभी से वेस्ट बंगाल में हो रहा था, तो बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत सारे घुसे हुए थे, वो अपने अब देश छोड़ छोड़ के भाग रहा है, रोहिंग्या मुसलमान भाग रहा है, क्योंकि नेताओं के द्वारा सह पाकर उसने अपना वोटर आई कार्ड बना लिया था, आधार कार्ड बना लिया था, लेकिन रेजिडेंशियल प्रूफ कहाँ से लाएगा वो पुराना वाला? क्या आप खानदान यहीं से रह रहे हैं, वो तो मिलेगा नहीं उसके पास। तो इलीगल तरीके से जिसने नागरिकता प्राप्त कर लिया है उसकी पहचान हो जाएगी। और भारत में बेवजह जो समय समय पर दंगा फसाद या और भी तरह के कारनामे होते हैं, इस पर रोक लग जाएगी, क्योंकि जिसका देश है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी भाषा का हो, वो हमेशा देश की भलाई की बात सोचेगा। वो देश के खिलाफ क्यों सोचेगा? भाई अपने देश के खिलाफ कोई करेगा क्या? कोई देशद्रोही ही ऐसा होगा जो ऐसा करेगा। और कोई बाहरी आदमी अगर आकर के किसी दूसरे देश में रहने लगता है तो उसका उस अपने ही देश से ज्यादा लगाव होता है, उसको जिस देश में वो रह रहा है इलीगल तरीके से, उससे उसका कोई मोह नहीं होता। तो इसलिए इलीगल तरीके से जो लोग रह रहे हैं उसके पहचान के लिए एसआईआर किया जा रहा है। तो एक तरह से एसआईआर कोई गलत नहीं है इलेक्शन कमीशन का जो ये। अब इसमें नेताओं के द्वारा आरोप क्या लगाया जा रहा है कि हमारे वोटर को के नाम को काटा जा रहा है। भाई वोटर का नाम क्यों काटा जाएगा? वो प्रूफ प्रॉपर वे में दिखा दे तो उसका नाम बना रहेगा, क्यों काटा जाएगा? किसी का नाम नहीं कटा है। इसमें यूपी में भी एसआईआर अभी कुछ क्षेत्र में बाकी है और बहुत जगह हो चुका है, जिसमें यूपी वाले कौन कौन है? आप लोगों का नाम वोटर लिस्ट में चढ़ा है, कभी नाम कटा क्या? दोबारा हुआ तो आपने रेजिडेंशियल प्रूफ दे दिया, आ गया, फिर किसी का नाम हटाया तो नहीं गया। हटा किसका नाम? जिसने ठीक से डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। हाँ, आप चढ़वा लिए अपना नाम, हाँ नाम चढ़वा लिया ना। तो एक तरह से एसआईआर देश के लिए भलाई का काम किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम ये संवैधानिक आयोग है, ये सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो ये है एसआईआर। तो मैं आपको क्या बता रहा था, ये बात समझ में आ गई आपको? इसको अलग से आप लोग जो है बॉक्स बनाकर नोट कर लो, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स में पूछेगा कि एसआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है। एक चीज याद रखेंगे, एसआईआर की शुरुआत कहां से हुई है? बिहार राज्य से।
बिहार स्टेट में सबसे पहले ये एसआईआर करवाया गया, यही जो इलेक्शन अभी हुआ था। क्या? तो यूएसए वाला तो लिख लेना, अभी वो और बताना है उसमें, ये अलग से लिखो, ये यूएसए से कोई मतलब नहीं है इसको। ये जो मैंने बताया वो अभी चर्चा हुई तो मैंने आपको बताया, ये एसआईआर का यूएसए से कोई मतलब नहीं है। ये तो प्रेजेंट टाइम में जो एक्सपीडिशन चल रहा है इलेक्शन कमीशन का, उसके बारे में बताया। तो इसको बॉक्स बनाकर लिख लो अलग से। ठीक है, लिखा था? लिख लिया? बातें नहीं, बातें नहीं, शांत रहो। इसको देखो, याराना लगता है, बहुत याराना लगता है क्या? यहाँ पर आ रहा है इतना लूटे पीटे होकर के बात करने के लिए क्या? ज्ञान प्राप्त करना है भाई, ज्ञान प्राप्त करो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। जिसका जो लक्ष्य है, जिसके लिए आप तैयारी करने के बारे में सोचे हैं, उसको प्राप्त करना है। क्लास के टाइम में बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई करना है, और जहाँ हंसने की बात है वहाँ हंसो, कौन मना करता है? अभी हम हंसवाएंगे भी थोड़ी बहुत, लेकिन वो हंसने वाला वो इंटेलेक्चुअल हंसी होगी, उसमें कोई जोक वाली बात नहीं है। लेकिन समझ जाएंगे तो फिर आपको कभी आप भूलेंगे फिर नहीं उसको। बहुत सारी बातें हैं, सब्जेक्ट के आधार पर कुछ मजेदार बातें भी होती हैं, उसको बताया जाएगा आपको। ये लिख लिया आपने? अब ध्यान दो इधर, हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? यूएसए के बारे में। यूएसए के संबंध में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और उसी में ये चर्चा एसआईआर की हुई थी, तो मैंने आपको बता दिया था, ये ध्यान रखेंगे आप। अब यूएसए में हम लोग आगे क्या देखेंगे कि यूएसए और इंडिया में फर्क क्या है, कि यहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप है, माने एक राज्य का नागरिक दूसरे राज्य का नागरिक नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ हम 28 राज्य के और 8 यूटी के नागरिक हैं। हम कहीं पर भी जाकर अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चूंकि हमारे यहाँ कैसा है? सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता है। और दूसरा अंतर क्या है कि हमारे यहाँ जो स्टेट है वो कभी भी इंडिया से अलग नहीं हो सकता, कितना भी कोई नाक रगड़ कर नाक ही खत्म हो जाए, लेकिन इंडिया से वो अलग हो ही नहीं सकता है। इंडिया का विभाजन जो हो गया सो हो गया, अब कोई भी राज्य अलग देश इंडिया से होकर नहीं हो सकता, देश नहीं बन सकता है। जैसे पाकिस्तान के बनने के बाद एक और समस्या इंडिया में आई थी, क्या बनाने की? खालिस्तान। ये खालिस्तान क्या होता है? खालिस्तान, खालिस्तान क्या है? खालिस्तान देखो, खालसा पंथ आप लोगों ने सुना होगा। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में सिखों के 10वें तथा अंतिम लिविंग गुरु जो थे, गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था खालसा पंथ। तो खालसा पंथ के जो अनुयायी होते हैं, फॉलोवर होते हैं, उसकी क्या पहचान है? 5 चीजें रखता है वो: कड़ा, कंगा, कृपान, कच्छा, केस। ये 5 चीजें रखने वाले खालसा पंथ का अनुयायी होता है। ये गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि सिख धर्म के फॉलोवर्स की एक अलग पहचान होगी, और उन्होंने 5 चीजों को रखने के लिए कहा। तो कृपाण हुआ सो, कृपाण उसी को कहते हैं ना। तो काड़ा, कंगा, कृपान, केस, कच्छा, ये 5 चीजें उसके पास होती हैं। उसी को खालसा पंथ का अनुयायी कहा गया। तो हुआ क्या कि जब पाकिस्तान बन गया तो भिंडरा वाला एक खालसा पंथ का अनुयायी था, वो लीडर बन गया और कहा कि अब हमें खालिस्तान चाहिए। और खालिस्तान किसको बनाया जाएगा? तो इंडिया का पंजाब को अलग करके खालिस्तान बनाया जाएगा। लेकिन हमारे संविधान में लिखा क्या है कि भारत एक इंटीग्रेटेड कंट्री है, अखंड देश है।
भारत का खंडन अब कभी नहीं हो सकता। कोई भी अलगाववादी तत्व अगर इंडिया को खंडित करने की बात करता है तो उसको नष्ट नाबूद कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, क्योंकि भारत अब अलग हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो संविधान फेल हो जाएगा हमारे। भारत एक अखंड देश है। तो अब खालिस्तान वालों ने आतंकवादी वाला काम करना शुरू कर दिया, आतंक फैलाना शुरू कर दिया, पंजाब के निर्दोष लोगों की हत्या करना शुरू कर दिया, स्वर्ण मंदिर में डेरा डालकर रहने लगा, कब्जा कर लिया स्वर्ण मंदिर को। इंदिरा गांधी की सरकार थी उसमें 1975 की बात, 1975। इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करवा दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या होता है? एक सैनिक अभियान था खालिस्तानियों को कुचलने के लिए, जो देश को अलग करना चाहता था, तोड़ना चाहता था। ऑपरेशन ब्लू स्टार इसका नाम क्यों पड़ गया? आप लोगों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के प्रहरियों को देखा होगा, प्रहरी सुरक्षा गार्ड जो होता है वहां, उसका ड्रेस कैसा होता है? ब्लू कलर का, एकदम योद्धा जैसा बन के रहेगा वो, कमर बंधा हुआ रहेगा, इतनी बड़ी बड़ी तलवार उसकी होती है लटकी हुई। तो वो स्वर्ण मंदिर की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, जिसका पोशाक कैसा होता है? ब्लू कलर का। तो खालिस्तानियों ने क्या किया? उसी प्रकार उसी के जैसा पोशाक बना लिया कि पुलिस हमें पहचान ना सके और हम अपना काम करते रहे। तो इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दिलवा दिया राष्ट्रपति से कहकर कि जहां जहां पर ब्लू कलर का पहना हुआ, ड्रेस पहना हुआ अगर दिखे स्वर्ण मंदिर के अंदर, चाहे वो कोई भी हो, उसको वहीं गोली मारो। क्योंकि खालिस्तानियों को खत्म करना था, वो पूरा डेरा डाल के रह रहा था। तो कुछ खालिस्तानी तो जान बचाकर भाग गया कनाडा, वो बच गया, लेकिन बाकी खालिस्तानी जो यहाँ पर थे वो सारे के सारे मारे गए। भिंडरा वाला भी मारा गया उसी में, जो लीडर था। तो खालिस्तानी आंदोलन को कुचल दिया गया, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कनाडा क्यों इंडिया के खिलाफ रहता है? वहां पर 60% आबादी खालिस्तानियों की है। एक बार जो भाग गया तो बाकी और भी जो उसके विचारों का समर्थक है सब जाता रहता है, आना जाना करता रहता है। तो इस तरह खालिस्तान की मांग हो रही थी तो उसको कुचल दिया गया। अभी आपने देखा कि 370 अनुच्छेद, जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, उसको लेकर के बहुत समस्याएं होती रहती थी, उसको भी खत्म कर दिया गया। ग्रेटर नागालैंड की मांग हो रही थी तो उसको कुचल दिया गया। नागालैंड को अलग करने की बात हो रही थी, ग्रेटर नागालैंड बनेगा। तो इस तरह की समस्याएं जो होती हैं उसको कुचल दिया जाता है, क्योंकि देश अब खंडित नहीं हो सकता है। तो इस तरह भारत में 28 राज्य हैं। तो ये प्रांत है, राज्य नहीं है। राज्य कहा जाता है उसको जो कि जिसके पास सोवरेंटी हो, संप्रभुता हो। हमारे यहाँ प्रांत है। हमारे यहाँ ज्यादा पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हमारा स्टेट है, राज्य है। तो हमारी नागरिकता पूरे देश की है, और हमारे यहाँ राज्य कभी भी अलग होकर देश नहीं बन सकता है। और यहाँ पर राज्य अलग होकर देश बन सकता है। यहाँ पर संविधान भी अलग अलग है। हमारे यहाँ एक संविधान है। जहाँ पर भी यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा होगी। यहाँ पर यूनाइटेड शब्द का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर सेंटर भी है और स्टेट भी है, और दोनों के पास समान अधिकार है, कानून बनाने का समान अधिकार है। सेंटर के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है। हमारे यहाँ क्या है कि स्टेट के पास कानून बनाने की शक्ति कम है। जैसे रेलवे पर कानून स्टेट नहीं बना सकती, बैंक से संबंधित कानून स्टेट नहीं बना सकती। मैंने लगभग 100 सब्जेक्ट किसके पास है कानून बनाने का? सेंटर के पास। स्टेट के पास मात्र 61 सब्जेक्ट है अभी, और कॉमन सब्जेक्ट रखा गया है टोटल 52 सब्जेक्ट। उसमें भी अगर स्टेट में आपस में फ्रिक्शन हो जाए, विवाद हो जाए, तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? सेंटर। तो इसीलिए यहां पर यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यूनियन का मतलब जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा हो। यूनाइटेड का मतलब क्या होता है? जहां पर दोनों के पास पावर इक्वल हो, और जहां पर बाई कैमरल, ये ड्यूअल सिटीजनशिप हो। यूनियन में सिंगल सिटीजनशिप होता है, और यूनाइटेड में क्या होता है? ड्यूअल सिटीजनशिप। क्योंकि यहां पर आपस में राज्य समझौते के अंतर्गत मिला है। ये राज्य अलग होकर देश का रूप अमेरिका का ले सकता है, हमारे यहां ऐसा नहीं हो सकता है।
दोनों में अंतर समझ में आया क्या नहीं? कोई ऐसा भी है जिसको समझ में नहीं आया? किसी के दिमाग में नहीं घुसा है तो बोलो। घुसा क्या नहीं? उससे पूछना। समझ में आ गया? तो इसको लिख लो। पहले लिखेंगे आप, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका is the union of 50 states. 50 states. संयुक्त राज्य अमेरिका 50 राज्यों का एक संघ है। 50 राज्यों का एक संघ है। It has dual citizenship. It has dual citizenship. अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता है। American state can be separated from the union. Can be separated from the union. अमेरिका के राज्य संघ से अलग हो सकता है। संघ से अलग हो सकता है। बट इंडिया is called the union of states. But India is called the union of states. परंतु भारत को भी राज्यों का संघ कहा जाता है। भारत को भी राज्यों का संघ कहा जाता है। Its state can't be separated from the union. Can't be separated from the union. इसके राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। भारत से अलग नहीं हो सकते। Indians have single citizenship. Indians have single citizenship. भारत में एकहरी नागरिकता है। भारत में एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ध्यान देंगे आगे। हम लोग याद रखेंगे इसमें अमेरिका के बारे में बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है अभी। जैसे ब्रिटेन के बारे में कुछ आउटलाइंस हम लोगों ने पढ़ा, वैसे ही हम लोगों को अमेरिका के बारे में पढ़ना है। देखो, अमेरिका ऐसा पहला देश पूरी दुनिया का है जहां पर गवर्नमेंट का एक अलग रूप अपनाया गया, और वो रूप है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है? संघात्मक प्रणाली। अमेरिका ने सरकार का जो रूप अपनाया, शासन का जो रूप अपनाया, उसे कहा गया है संघात्मक प्रणाली। क्या मतलब इसका? संघात्मक प्रणाली का मतलब होता है कि जहां पर पावर एक के पास नहीं हो, पावर बटी हुई हो। इसका मतलब हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण। जहां पर भी फेडरल सिस्टम होगा वहां पावर एक के पास नहीं होगी, बल्कि पावर बटी हुई होगी। जैसे अमेरिका में क्या है?
अमेरिका में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, दोनों के पास कानून बनाने की पावर है, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में कानून बना सकती है, दोनों के पास इक्वल पावर है, जितना सेंटर का उतना स्टेट का। ये नहीं कि सेंट्रल पावर बहुत पावरफुल है। वहां पर अमेरिका में क्या है कि दो ही विभाग ऐसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा है। कौन कौन? तो एक डिफेंस, देश की सुरक्षा का कानून सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। अब दूसरा है, एक तो डिफेंस हो गया और दूसरा है एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेशी मामलों से संबंधित कानून। विदेशी मामलों से संबंधित कानून ये स्टेट नहीं बनाता है। कौन बनाएगा? केंद्र। विदेशी मामलों से संबंधित और एक देश की प्रतिरक्षा, देश की प्रतिरक्षा, ये दोनों कानून केंद्र के पास है बनाने का अधिकार। बाकी कोई भी विभाग हो उस पर कानून अमेरिका में स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो एक तरह से दोनों के पास क्या है? इक्वल पावर है। ये दोनों पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसलिए दी गई है क्योंकि अगर ये दोनों पावर सेंटर के पास नहीं होता तो अमेरिका यूनाइट होकर रह ही नहीं पाएगा। फिर देश का मतलब क्या होता है? देश का मतलब होता है कि उसकी सुरक्षा करने का काम एक के पास होनी चाहिए, और वो किसके पास होगी? सेंट्रल पावर के पास होगी। हर स्टेट अगर मान लो अपनी सुरक्षा खुद करने लगेगा तो देश यूनाइट होकर रह पाएगा? खत्म हो जाएगा। अभी जैसे मान लीजिए आप लोग, आपके पेरेंट्स अभी आपके खर्चों को उठाते हैं, बड़े भाई जो भी घर के गार्डियन होते हैं वो उठाते हैं, तो आप अपने परिवार के ही जैसा कहा जाता है वैसे उसके अनुसार काम करते हैं। फिर जब आप कमाने लगेंगे, फिर आपके और जो फैमिली के मेंबर हैं सारे कमाने लगेंगे, तो सबका अपना अपना फिर मन होगा, क्योंकि वहां पर आप एक सूत्र में बन के नहीं, सब एक तरह से आजाद हो जाता है, अपने ढंग से फिर जीवन को जीना शुरू कर देता है। यहां पर देश इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरे देश की सुरक्षा का अधिकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दूसरे देश के साथ कैसा संबंध बनाना है, ट्रेड कॉमर्स का संबंध किसके साथ बनाना है, ये डिसाइड करने का काम कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ जो सेंट्रल कानून बना देती है उसको स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करेगी। बाकी कोई भी विभाग है उस पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट के पास है। तो इसी को कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी यहां पर दो हो गई क्या? नहीं, एक अथॉरिटी होगी। एक सत्ता कहां पर है? केंद्रीय सत्ता। और दूसरी सत्ता कहां है? राज्य की सत्ता। ये भी कानून बनाने का अधिकार रख रहा है और ये भी रख रहा है। तो यही सिस्टम कहलाता है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में क्या हुआ कि जहां पर पावर बटी हुई हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। पूरी दुनिया में सबसे पहला देश अमेरिका बना जिसने फेडरल सिस्टम को एडॉप्ट किया। इसके पहले कहीं पर यह सिस्टम था ही नहीं, और यही वजह था कि अमेरिका ने पहली बार लिखित संविधान को एडॉप्ट किया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको भी लिख लेंगे आप कि अमेरिका इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अमेरिका इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू adopt written constitution, to adopt written constitution। अमेरिका दुनिया का ऐसा प्रथम देश है, अमेरिका दुनिया का ऐसा प्रथम देश है जिसने लिखित संविधान को अपनाया, जिसने लिखित संविधान को अपनाया। लिखित संविधान इसलिए अपनाया अमेरिका ने क्योंकि यहां पर अलग अलग अधिकार दिया गया है। देखो, जब भी बंटवारा होता है, आप भी परिवार में देखते हैं, समाज में देखते हैं कि जब तक पिता का राज होता है तब तक कोई बंटवारा नहीं होता। अगर पिता के दो बेटे हैं और अब दोनों बेटे लायक हो चुके हैं और अब दोनों अलग होना चाहते हैं,
अपना परिवार अलग करना चाहते हैं, तो क्या मौखिक रूप से अलग होता है क्या? जगह जमीन का बंटवारा करना होता है, घर का बंटवारा करना होता है, तो क्या लिखना पड़ता है? एक बंटवारानामा होता है, उस पर साइन होता है, पंचों का साइन होता है, भविष्य में उसी पर डॉक्यूमेंट बना दिए जाते हैं। तो लिखित रूप में होता है क्या? नहीं। तो जहां बंटवारा होगा वहां लिखित होना बहुत जरूरी है कि ये खेत इसके नाम से, ये थाली इसके नाम से, ये लोटा इसके नाम से। भले शुरू वाला जो पीढ़ी है वो नहीं लड़ेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी फिर कहेगा कहाँ लिखा हुआ दिखाओ, ये हमारा है। और लिखा हुआ रहेगा तो प्रूफ रहता है। तो अमेरिका ने लिखित संविधान इसलिए अपनाया क्योंकि वहां पर पावर बंट गई। किसके किसके बीच बंट गई? सेंटर और स्टेट। तो अमेरिका को लिखित संविधान अपनाना एक मजबूरी हो गई। अगर अमेरिका लिखित संविधान नहीं अपनाता तो राज्य और केंद्र में लड़ाइयां होती रहती। राज्य अपने मन से कोई भी सब्जेक्ट पर कानून बना सकती थी। ऐसी स्थिति में क्या है कि सबका अपना अपना लिखा हुआ है कि कहां कहां पर क्या कर सकता है कौन। तो इसलिए अमेरिका ने सबसे पहली बार पूरी दुनिया में लिखित संविधान को अपनाया। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि दुनिया का पहला देश कौन सा था जिसने लिखित संविधान अपनाया? अमेरिका। दुनिया का कौन सा ऐसा पहला देश था जिसने संविधान दिया? ब्रिटेन। अब बात समझ में गई। दूसरी बात कि अमेरिका का जो संविधान है, ये संविधान रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? कठोर संविधान। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है, यानी अमेंडमेंट के दृष्टिकोण से, संशोधन करने के दृष्टिकोण से संविधान को हम दो भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन? रिजिड और फ्लेक्सिबल। ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट, on the basis of amendment, constitution can be divided into two parts. Constitution can be divided into two parts. संशोधन के आधार पर संविधान को दो भागों में बांटा जा सकता है। संशोधन के आधार पर संविधान को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? एक होगा रिजिड। रिजिड में क्या होता है? कठोर संविधान। दूसरा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में क्या होता है? लचीला संविधान। लचीला। आप लोग याद रखेंगे कि रिजिड संविधान में, कठोर संविधान में क्या नहीं होता है? नो अमेंडमेंट। एक बार जो बन गया सो बन गया, वो पत्थर की लकीर है, वो चेंज नहीं होगा, कोई नई चीज जुड़ेगा भी नहीं। संशोधन नहीं, इसमें संशोधन नहीं होता है। और फ्लेक्सिबल क्या होता है? अमेंडमेंट होगा, कैन बी अमेंडेड, कैन बी अमेंडेड, संशोधन हो सकता है। तो अमेरिका का संविधान कौन सा संविधान है जहां संशोधन नहीं होता? ये वाला संविधान अमेरिका का संविधान है। इसलिए अमेरिका में जो संविधान बना, 1787 में संविधान बन गया था वहां पर, और लागू किया इसको 1789 में, अमेरिका का संविधान। उस समय संविधान में मात्र टोटल आर्टिकल्स अमेरिका के संविधान में 7 थी, और आज भी 7 है। अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हो गया है और अभी चल रहा है 2026। अभी भी अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है। क्योंकि बहुत रेयर टू रेयरेस्ट इसमें संशोधन होता है, बहुत मुश्किल से संशोधन होता है। तो जिस संविधान का संशोधन नहीं होता है उसे कौन सा संविधान कहेंगे? कठोर संविधान। तो अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है, क्योंकि जितना अनुच्छेद शुरू में था वही अनुच्छेद आज भी है। और
इसीलिए हम लोग याद रखेंगे कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान कौन से देश का है? अमेरिका का। इसलिए आप नोट कर लेंगे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अमेरिका का संविधान दुनिया में किसी देश का सबसे छोटा संविधान है। अमेरिका का संविधान दुनिया में किसी देश का सबसे छोटा संविधान है। अब ये बता कि भारत का संविधान कैसा है? रिजिड है या फ्लेक्सिबल है या दोनों है? क्या मतलब समझ आया? दोनों में है, दोनों है, बिल्कुल सही है। लेकिन कैसे कहा जा सकता है दोनों है? किस आधार पर हम कैसे उसको प्रूव करेंगे दोनों है? नहीं, दोनों सही है, दोनों है। अभी मैं वही बताऊंगा कि भारतीय संविधान दोनों मिक्स है, मिक्सचर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलापन का मिश्रण है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ rigidity and flexibility। भारतीय संविधान कठोरता तथा लचीलापन का मिश्रण है। भारतीय संविधान कठोरता तथा लचीलापन का मिश्रण है, दोनों का मिक्सचर है। कैसे हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि भारतीय संविधान दोनों है? ध्यान देंगे जरा, अभी समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले जब हम संविधान की किताब लेते हैं तो हमें सबसे पहले दिखाई पड़ता है क्या? प्रियम्बल। जब हम भारतीय संविधान की किताब उठाते हैं तो पहले में क्या दिखाई पड़ता है? प्रियम्बल, प्रस्तावना। प्रस्तावना ये मूल ढांचा है भारतीय संविधान का। जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा का मतलब क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर। उसको नहीं बदला जा सकता है। प्रस्तावना अगर शुरू में है तो शुरू में ही रहेगा हमेशा। वो किसी भी संशोधन के आधार पर प्रस्तावना को यहां से हटाकर लास्ट में या बीच में नहीं किया जा सकता। जैसे हमारा शरीर एक ढांचा बना हुआ है, आंख खराब होगी तो आंख की जगह पर ही दूसरी आंख लगाई जा सकती है। कान खराब होता है तो कान की जगह पर ही दूसरा कान लगाया जा सकता है। ये थोड़ी है कि आंख की इधर लगा दिया खोपड़ी की तरफ, कान हटा करके इधर इधर यहां कर दिया बाह में। होता है? जहां पर जिसका बना हुआ जगह है वहीं पर उसको लगाया जा सकता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, इसको बदला नहीं जा सकता है। हाँ, अगर किसी अंग में कोई खराबी आती है तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो हमारा संविधान भी एक मानव शरीर जैसा बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में है। जैसे प्रियम्बल शुरू में है तो शुरू में ही रहेगा ये। हाँ, प्रियम्बल में अगर कोई नए शब्द को जोड़ना है तो उसका अमेंडमेंट करके जोड़ा जाता है। जैसे कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया। क्या क्या? सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी, 3 शब्द जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उसे जोड़ करके इसमें जोड़ा गया है। लेकिन प्रियम्बल को हटाया तो नहीं गया। प्रियम्बल हटा करके कहीं बीच में या लास्ट में तो नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर है उसका, उसको बदला नहीं जा सकता है। उसके बाद संविधान के अंदर जब हम झांकते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है पार्ट्स यानी भाग। हमें भाग दिखाई पड़ता है। अभी भी संविधान में भाग अगर पूछा जाए भारतीय संविधान में कितने हैं तो 22 ही भाग हैं। लेकिन अमेंडमेंट के द्वारा, संशोधन के द्वारा भाग में ही उपभाग को क्या किया गया है? ऐड कर दिया गया है। तो अगर हम भाग और उपभाग दोनों को मिला देते हैं, पार्ट्स और सब पार्ट्स दोनों को अगर हम मिलाते हैं, उपभाग अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो उसकी संख्या हो जाती है 25।
लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपका, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, और आपके ऑप्शन में 22 भी हो 25 भी हो, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा? अच्छा, 22 कहने वाले हाथ उठाएंगे जरा। 22 कौन कौन बताए? 1 2 3 4 5, और 25 कहने वाले हाथ उठाएंगे। देखो, नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है, दो ही ऑप्शन है, नोटा यहां नहीं है। 22 आंसर करो या 25 करो? तो 4 के अलावा जो भी है सब 25 बता रहे हो, क्या कहना है? डर रहे बोलने में, बोलो ना कुछ। 22 वाला हाथ उठाओ, 22 वाला। एक दो, 25 वाला। 1 2 3 4 5 6, 25 7। क्या हाथ उठाए? हाथ उठाए, ऐसे करो ना, ऐसे किया हुआ बता, हाँ? समर्थन करो तो खुल के करो, नहीं तो फिर पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहे हो आप। देखो, इसमें आंसर जो है वो सही दोनों में से एक ही है। जिसने 22 आंसर दिया है उसका आंसर, और जिसने 25 आंसर दिया है उसका आंसर सही दोनों में से एक ही है। लेकिन जिसका आंसर 22 है उसका आंसर पानी है ना। देखो, 22 वाला जो आंसर आपने दिया है ना वो बिल्कुल सही है, गलत क्यों होगा? 25 तो आंसर सही होगा ही नहीं। मैंने क्या समझाया कि 22 भाग में बताओ 23वां कोई भाग है क्या? नंबर है 23वां दिया हुआ? नहीं है। आपने देखा होगा कि फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया, किस में जोड़ा गया? पार्ट 4A। तो ABCD करके जोड़ा जाता है, तो वो मेन स्ट्रीम में थोड़ी आएगा, वो मुख्य भाग में थोड़ी आएगा, वो स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। वो अमेंडमेंट के बाद आया। तो संविधान में जितने भी आर्टिकल या भाग में ABCD लगा हुआ आप देखते हैं, तो उसको अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। सबका अपना अपना अलग अलग अमेंडमेंट एक्ट है जिसको कि आपको बताया जाएगा। तो ये पार्ट हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा। हाँ, इसमें अगर कुछ सुधार करना है, कोई नई चीज जोड़ना होता है, तो सब पार्ट के रूप में उसको जोड़ा जाता है। और उसको अगर हम जोड़ देते हैं 22 प्लस सब पार्ट, तो हो जाता है 25। आंसर में 22 आंसर सही होगा, इसे ध्यान में रखेंगे आप। इसी तरह जब हम और अंदर झांकते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है आर्टिकल्स। हम जब और अंदर झांकते हैं क्या दिखाई पड़ता है? आर्टिकल्स, यानी अनुच्छेद दिखाई पड़ता है। अनुच्छेद। तो हमारे मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395, 395। लेकिन संविधान में बहुत सारा संशोधन हुआ है। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है, 106 संविधान संशोधन अधिनियम बन चुका है। तो अगर हम सारे संशोधनों में को जोड़ते हैं तो वो सब जो इसमें आया है वो सब आर्टिकल्स के अंतर्गत आया है। किस रूप में आया है? सब आर्टिकल्स, यानी उप अनुच्छेद। उप अनुच्छेद है वो, अनुच्छेद नहीं है वो। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो 448, 448। अब यहां पर भी वही क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? 395। 448 सही नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ये तो सब आर्टिकल को मिला करके है। ओरिजिनली तो 395 अभी भी है,
क्योंकि 396 कोई आर्टिकल ही नहीं है हमारे यहाँ, नंबर है ही नहीं 396। तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा, जो प्रियम्बल शुरू में है, फिर पार्ट्स है, फिर आर्टिकल्स है, फिर इसके बाद जो चीज आर्टिकल्स में डिटेल में नहीं आ पाया उसको फिर अलग से किस में जोड़ दिया गया, शेड्यूल्स में जोड़ दिया गया है। शेड्यूल्स का मतलब क्या होता है, अनुसूची। अनुसूची, पहले अनुसूची जब हमारा मूल संविधान था तो 8 था, ये बढ़ाया गया है, ये बढ़ गया है, ये 12। लेकिन शेड्यूल भी एक स्ट्रक्चर में आ जाएगा, क्योंकि शेड्यूल सबसे लास्ट में है, इसको शुरू में नहीं किया जा सकता है, बीच में नहीं घुसाया जा सकता है, इसलिए। लेकिन इसका शेड्यूल बढ़ गया है। अभी अगर पूछा जाए हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या बताएंगे आप, 12। शुरू में कितने थे, 8। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा संविधान क्या है, मिक्सचर है, किसका, कठोरता का और लचीलापन का। बात समझ में आई क्या नहीं? कोई ऐसा भी है जिसके दिमाग में नहीं घुसा? ऊपर वाला, लेकिन शेड्यूल भी स्ट्रक्चर में ही आएगा ना। उंगली है मान लो, ये तो उंगली स्ट्रक्चर में है, ये उंगली काट करके कहीं इधर कहीं थोड़ी लटका दिया जाएगा, वही रहेगा। तो शेड्यूल है सबसे लास्ट में, वही रहेगा वो शुरू में नहीं जाएगा और ना बीच में जाएगा। वो स्ट्रक्चर का मतलब जहां पर जो चीजें संविधान सभा ने डिसाइड किया है वो वहीं पर रहेगी। हाँ, उसके अंदर कुछ ऑपरेशन करना है, कर सकता है। यहां पर बढ़ाने का काम हुआ है शेड्यूल के अंदर, चूंकि टॉपिक चेंज हो जाता है। जैसे 8 शेड्यूल में कुछ और बातें थी, बाकी जो 4 शेड्यूल जोड़े गए वो और बातें हैं, तो सब्जेक्ट अलग अलग हो जाता है, तो उसको अलग तो लिखना ही पड़ेगा, इसीलिए इसको अलग कर दिया गया है। शेड्यूल में क्या लिखा गया है कि जो आर्टिकल में डिटेल में नहीं आ पाया उसको शेड्यूल में लिख दिया गया है, अलग से लिखा गया है इसको। तो ये है हमारे संविधान का एक रूप, जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके बाद में। अभी पहले अमेरिका के बारे में और पढ़ना है, इसको बनाना है, बना लो आप। इतना ही पढ़ा दो, पानी प्यास लगी इसको। क्या? हाँ, दोनों मिला करके 25। लेकिन सही आंसर होगा आपका 22। अनुच्छेद पूछा जाए तो 395। हाँ, अगर ये ना रहे तब 448 दे सकते हो आंसर आप। अगर मान लो पूछ दिया कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, और ऑप्शन आपका 395 है ही नहीं, 448 दिया हुआ है, बाकी और कुछ और डिजिट दिया हुआ है, तो वहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 448। लेकिन अगर दोनों रहेगा तो 395 करना। सब बताएंगे, अभी तो हम लोग संविधान, भारतीय संविधान शुरू करेंगे तो वहां बताया जाएगा। अभी तो एक बताया कि अमेरिका का संविधान क्यों रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, क्योंकि वहां पर आर्टिकल 7 है तो 7 ही है, उसमें अलग से कुछ नहीं हुआ है। तो आप सोचते हो कि भाई तो अमेरिका में मॉडर्निटी नहीं है क्या, वो तो 1789 का ही संविधान चला रहा है। वो नहीं, अमेरिका भी मॉडर्न है। वो करता क्या है कि कोई भी चीज अगर बदलाव आ गया तो उसको कानून बनाकर अलग से रखता है वो। हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी नया अगर जोड़ना है तो संविधान में जोड़ते हैं हम, हमारे यहाँ अमेंडमेंट होता है। जैसे रिजर्वेशन का पहले था 50%, अब हो गया 60%, तो 10% एक्स्ट्रा जो ईडब्ल्यूएस कोटा बनाया गया उसको संविधान में जोड़ा गया पहले, तब दिया गया। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही संविधान का रक्षक होता है। संविधान में जो चीजें दी गई हैं वही नियम कानून सरकार लागू कर सकती है। अगर संविधान से थोड़ा सा भी अलग हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट सीधे उसको रोक देगा, जैसे अभी यूजीसी एक्ट को रोक दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट के पास पावर सुमोटो पावर है। सुमोटो पावर किसे कहते हैं? अपने आप एक्टिव हो जाना। सुप्रीम कोर्ट हमेशा फोकस करते रहता है गवर्नमेंट की तरफ। वो एक बार संविधान को देखता है, एक बार गवर्नमेंट को देखता है। जहां गवर्नमेंट ने अपने फायदा उठाने के लिए कोई ऐसा नियम कानून बना दिया जो संविधान के नियमों के खिलाफ है, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट उसको अगले आदेश तक रोक देता है। जैसे अभी यूजीसी एक्ट को रोक दिया गया है। क्या था यूजीसी एक्ट? यूजीसी एक्ट जो बहुत ज्यादा हंगामा मच गया, आप लोग तो उसके बाद आए होंगे। यूजीसी एक्ट आप यहाँ पर आ गए थे तब सुनाई पड़ा या पहले से जानते थे? आपने जब उस समय होंगे, अब उस जमाने में मोबाइल का जमाना जब था तो आपने देखा होगा। क्या था यूजीसी एक्ट? तो ये तो पहले से था नियम, इसमें क्या नया चीज आया? नया नहीं, उसकी बात नहीं। ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो। देखो, SC ST एक्ट इंडिया में पहले से लागू है। SC ST एक्ट क्या है? हरिजन एक्ट उसे कहते हैं कि अगर SC ST समुदाय के लोग किसी भी non ST SC पर ये आरोप लगा दे, झूठा आरोप ही क्यों ना हो, किसी non ST वाले जितने भी हैं, non SC और ST वाले जितने भी हैं, उसके ऊपर अगर ये आरोप लगा दे कि इसने हमें जाति के नाम से नीचा दिखाया, हमारे जाति के नाम से इसने गाली दी, झूठा ही आरोप लगा दिया, तो पुलिस को कंप्लेंट करने के बाद सीधे पुलिस आएगी और बिना जांच पड़ताल का जिसके ऊपर आरोप लगाया गया उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और नॉन बेलेबल सजा होती है, सजा होने के बाद ही वो बाहर आ सकता है। तो इस कानून का बड़ा मिसयूज हो रहा है शुरू से ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैटर अभी आ चुका है कि सजा पूरी हो गई तब पता चला कि वो निर्दोष है। न्यूज़पेपर में बहुत सारे न्यूज इस तरह आते हैं। तो उसी तरह का एक्ट यूजीसी एक्ट को भी बना दिया जाने वाला था। इसमें क्या होने वाला था कि SC ST के साथ साथ OBC को भी शामिल कर दिया गया, कि जैसे SC ST वाले गैर SC ST वालों पर आरोप लगा सकता है, उसी तरह OBC वाले भी गैर OBC पर और SC ST पर आरोप लगा सकता है। गैर वाला यानी जनरल वालों पर। जनरल वालों वाले कौन कौन है जिसको रिजर्वेशन नहीं मिला है? कौन कौन है? नहीं, यहां वो नहीं उठाना है, हम पूछ नहीं रहे वो सब। मैंने जनरल किसे कहते हैं? जनरल का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समुदाय में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसको रिजर्वेशन नहीं मिला है। कुछ वैश्य को रिजर्वेशन मिला है, बनिया समुदाय के लोग, जिसमें कायस्थ वगैरह जो है वो जनरल में आ जाते हैं। दिल्ली में वैश्य समुदाय के लोग जो गुप्ता वगैरह कहलाते हैं, यूपी में भी बहुत सारे गुप्ता लोग हैं जो जनरल में आते हैं, और बिहार में कुछ बनिया लोगों को OBC में शामिल कर दिया गया। तो ये अलग अलग होता है, OBC किसको किसको बनाया जाए नहीं, ये राज्य वाइज होता है अलग अलग। तो मुख्य रूप से आप याद रखेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और आपका लाला, ये कायस्थ वगैरह जो होते हैं, इन सबको क्या कहा गया है? जनरल। तो इसमें एक्ट में क्या था कि OBC वाले भी अगर किसी जनरल वालों पर आरोप लगा दे कि इसने हमें जाति के नाम पर गाली दे दिया, तो जैसे SC ST एक्ट में पुलिस आती है गिरफ्तार करके ले जाती है, उसी तरह इसमें भी होना शुरू हो जाता है। तो विश्वविद्यालयों में इस तरह के कानून की क्या आवश्यकता है? विश्वविद्यालय में तो लोग आपस में मिल करके दोस्ती, सब तरह के जाति धर्म के लोग रहते हैं। अब होता है इसमें दिक्कत क्या कि विश्वविद्यालय में रोज मारपीट होती, रोज लड़ाई झगड़ा मार काट चलता। भाई दोस्त में भी तो आपस में मजाक चलता है। मान लो OBC वाला कोई दोस्त है, कोई ब्राह्मण है या कोई क्षत्रिय है, मैंने हंसी मजाक में ही गाली दे दिया उसको, होता नहीं, मारपीट भी हो गया, फिर आपस में दोस्ती में कुछ भी हो सकता है। अब वो सीरियस हो जाए, OBC वाला वो सीरियस हो जाए कि तुमने हमें गाली दी, रुको पुलिस को बुलाते हैं। अब एक तरफ जहां वो दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल जाएगी, सेंसिटिव माहौल हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। तो विश्वविद्यालय में वो पढ़ाई करेगा कि यही सब केस लड़ेगा वो? तो सुप्रीम कोर्ट ने, सूर्यकांत ने यही कहा कि एक तरफ देश जहां पर अब जाति धर्म से ऊपर उठ करके समाज को एक रूपता देने का काम कर रहा है, ये सरकार अब देश को फिर भूतकाल में ले जा रही है।
जहां छुआछूत से शुरुआत हुई थी फिर वहां ले जा रही है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, समीक्षा होनी चाहिए भाई, इस तरह का कानून की क्या आवश्यकता है। कुछ और कारण होगा, इस तरह नहीं होता है, वो वहां पर कारण कुछ और हो जाता है, सुसाइड होने का कारण उसको जोड़ दिया जाता है मीडिया वाले, ऐसा हो गया। तो ये ये जो एक्ट है इसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया गया फिलहाल, किससे समाज में आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, विश्वविद्यालय में पढ़ाई कम मारपीट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो अगले आदेश तक इसको रोक दिया जाता है। तो रोक दिया तो रोक दिया, अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी को जाने का अधिकार भी नहीं है। इसमें अगर मान लो अमेंडमेंट कर दे तब हो सकता है, अमेंडमेंट कर देगा कि सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो पावर नहीं रहेगा, हटा दिया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारा कानून तो लेजिस्लेचर ही बनाता है, संसद ही बनाती है। सेंट्रल लेवल पर संसद, स्टेट लेवल पर विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। तो उसको भी आपको सारी बातें बताया जाएगा कि संसद क्या है, विधानमंडल क्या है, ये बताया जाएगा। तो ये बात समझ में आई क्या नहीं कि अमेरिका का संविधान क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि अमेरिका का संविधान 1787 में लिखा गया, 89 में लागू हुआ, कि टोटल कितने आर्टिकल थे, 7, अभी भी 7 ही हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर अमेंडमेंट नहीं हुआ है, और जब अमेंडमेंट ना हो तो ऐसे संविधान को क्या कहेंगे, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। और 7 आर्टिकल होने के कारण इसे दुनिया का कौन सा संविधान कहा जाएगा, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है, मिश्रण वाला, मिक्सचर, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड कैसे है, तो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल नॉट बी अमेंडेड। भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं बदला जाएगा, मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं होगा, लेकिन मूल ढांचे के अंतर्गत जो मैटर दिया गया है उसमें संशोधन किया जा सकता है। इसलिए भारतीय संविधान को मिक्सचर कहा गया है, रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी का। ठीक है, अमेरिका के बारे में आगे आपको याद रखनी है कि अमेरिका ने ही दुनिया को सबसे पहली बार राष्ट्रपति का पद दिया। प्रेसिडेंट का पोस्ट पहले और दुनिया में कहीं था ही नहीं, ये पोस्ट अमेरिका में ही बना है। तो आप नोट करेंगे कि द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट is introduced by USA at first in the world. The office of the president is introduced by USA at first in the world. दुनिया में राष्ट्रपति का पद सर्वप्रथम, दुनिया में राष्ट्रपति का पद सर्वप्रथम अमेरिका ने ही बनाया, अमेरिका ने ही बनाया। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वाज कौन था, जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन था। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन था, जॉर्ज वॉशिंगटन। इसका कार्यकाल कब से कब तक था, 1789 से लेकर 1789 से लेकर 1793 तक, 97 तक। उसमें भी प्रेसिडेंट के टर्म का कोई फिक्स नहीं हुआ था। पहली बार जब राष्ट्रपति का पद बना तो राष्ट्रपति के पद का टर्म फिक्स नहीं था। ये भी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यहां पर फिक्स हो गया है। अब अमेरिका का राष्ट्रपति कितने साल के लिए बनता है, 4 साल। अब अमेरिका का राष्ट्रपति 4 साल के लिए बनता है। प्रेजेंटली द टर्म ऑफ
presently the term of American president, the term of American president is 4 years। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का, 4 वर्ष का है। यहां पर भी वही नियम है कि सेम पर्सन अगर राष्ट्रपति बनता है तो 2 टर्म से ज्यादा नहीं बन सकता, चाहे लगातार बने या गैप करके बने, 2 टर्म बन सकता है। तो सेम पर्सन shall not be elected, same person shall not be elected as the president of USA more than two, एक ही व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से अधिक नहीं बन सकता, 2 बार से अधिक नहीं बन सकता। हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है, लेकिन अभी तक एक ही राष्ट्रपति इंडिया में ऐसा बना जो 2 टर्म में रह पाया। वो कौन थे? ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड फॉर 2 टाइम्स। क्या नाम था? प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के बाद अभी तक कोई राष्ट्रपति भारत में 2 बार नहीं बन पाया है। उपराष्ट्रपति 2 बार तो बन चुका है। कौन कौन? एक एस राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी। हामिद अंसारी 2 बार रह चुका है। हाँ। क्या बढ़िया है, सबको मौका मिलेगा। अच्छा है तो इसका मतलब थोड़ी उसका एकदम चमड़ा छील लो पूरा निकाल के। भाई अच्छा लोग दे सकता है तो 1 टर्म दे सकता है। हमारे यहाँ भावुक लोग हैं बहुत ज्यादा, भावना में बहने वाले। कोई बढ़िया कर रहा है तो उससे भी बढ़िया और किया जा सकता है, कंपटीशन होता है। अब देखो सरकार हमेशा 5 साल में चेंज होनी चाहिए। एक जैसी सरकार अगर होती है तो क्या होता है? स्टेग्नेशन आ जाता है, स्थिरता आ जाती है। स्थिरता आ जाएगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? आप हिमाचल प्रदेश को देखो, वहां पर 5 साल से कोई ज्यादा मुख्यमंत्री रह ही नहीं सकता है, चेंज होता रहता है। राजस्थान में भी ऐसे होता है, चाहे जितना बढ़िया काम कोई करे, काम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो छुट्टी 5 साल के बाद उसकी। क्योंकि एक ही को अगर आप बनाते रहेंगे तो फिर क्या होगा? सिस्टम में क्या गड़बड़ी है, क्या सही है, ये पता नहीं चल पाता है। तो सिस्टम बदलना चाहिए, तभी देश का विकास तेजी से हो सकता है। हाँ, होगा नहीं तो सरकार बदलेगी तो नीति बदलेगी, नीति बदलेगी तो योजनाएं बदलेगी, योजनाएं बदलेगी तो फिर फंड आएगा, फंड आएगा तो देश आगे बढ़ेगा। आखिर सरकार जब आती है तो अपनी नीति के उसकी होती है ना, अपना मैनिफेस्टो होता है। कहा? किसके वाले? कुर्सी वाला कौन है? नहीं नहीं, वो अलग चीज है, वो करप्शन अलग चीज है। वो आपको आगे बताया जाएगा। अब ध्यान दो, जरा आगे बातें नहीं कर रहा, एकदम बिल्कुल शांत बैठो। 8:15 में छुट्टी होगी। अब ध्यान दो इधर। तो आपने आपको क्या बताया गया अमेरिका के बारे में? तो अमेरिका के बारे में ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? टाइम 8:15 में क्लास खत्म होगी आपकी। 8:15 टाइम हो गया। टाइम मुझे पता नहीं है क्या? तुम लोग डायरेक्शन देगा मुझे। अब ध्यान दो इधर, मैं क्या बता रहा था। अब आगे जो हम लोग जानने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों को ये जानना है कि शासन कितने तरह के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूल और गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ रूल
और गवर्नमेंट, शासन या सरकार के प्रकार, शासन या सरकार का प्रकार, कितने प्रकार की शासन व्यवस्था होती है? देखो, शासन व्यवस्था अगर देखें तो ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? पहला, सबसे पहले जो दुनिया में शासन का रूप दिखाई पड़ा उसको कहा गया मोनार्किकल, मोनार्किकल सिस्टम। इसी को किंगडम कहते हैं। इसी को क्या कहा गया है? किंगडम, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? राजतंत्र। दूसरा जो शासन का रूप हमें दिखाई पड़ा उसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही, तानाशाही शासन। और तीसरा जो शासन का रूप है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र या लोकतंत्र। प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र, कुछ भी कहा जा सकता है। तो शासन के 3 रूप होते हैं। तीनों में अंतर क्या है इसको भी हम लोग देखेंगे। तीनों में क्या अंतर है? सबसे पहले आपका है मोनार्किकल सिस्टम। देखो, दुनिया में शासन का जो रूप आया वो सबसे पहले राजतंत्र आया। कैसे? जब आप लोग इतिहास पढ़ेंगे और जब आप लोग को वैदिक काल पढ़ाया जाएगा, वैदिक सिविलाइजेशन को पढ़ाया जाएगा, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में आप लोग पढ़ेंगे कि पहले लोग कबीले में रहते थे। कबीला किसे कहते हैं? ग्रुप, ग्रुप ऑफ द पीपल, उसको कबीला कहते हैं। ट्राइब्स लोग, जैसे अभी ट्राइब्स लोग अलग अलग कबीले में रहते हैं, मुंडा, फिर अलग अलग संथाल, इस टाइप का जो आप सुनते हैं उसका अलग ट्राइब है सारे। सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, सबके अलग अलग सामाजिक नियम है, शादी विवाह का नियम, पूजा पाठ करने का नियम, सबका अलग अलग है। तो अपने ग्रुप में उसका एक अलग नियम है सबका। तो जब लोग आर्यंस यहाँ पर जब आए तो ट्राइब के रूप में आए, कबीले के रूप में आए। हर कबीले में एक होता था राजन। राजन जो जन का मुखिया होता था। तो राजन को शुरू में लोगों ने कैसे चुना? कबीले के लोगों ने। कबीले के लोग जो थे वो अपने जीवन यापन करने के लिए तरह तरह के काम करते थे। कोई कारपेंटरी का काम कर रहा है, कोई बर्तन बनाने का काम कर रहा है, कोई पशुपालन का काम कर रहा है। लेकिन असुरक्षा हमेशा लोगों पर बनी रही। दुश्मनों से बचने के लिए हमेशा लोग कोशिश करते रहे। तो कबीले के लोगों ने मीटिंग करके डिसाइड किया होगा कि हमारे कबीले में जो सबसे मजबूत कद काठी का है, बॉडी बिल्डर है, उसको एक काम सौंपो कि वो हम लोगों की क्या करे? सुरक्षा करे। उसका काम यही होगा, सुरक्षा करना। उसका रोजी रोटी कैसे चलेगा? तो हम जो कमाते हैं वो टैक्स के रूप में उसको हम देते रहेंगे, तो उसका भी घर परिवार चल जाएगा। तो शुरू में लोगों ने क्या किया? एक तरह से सामाजिक समझौता किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम लोगों की रक्षा करने वाला एक कबीले का व्यक्ति होगा। अब वही फिर कबीले का व्यक्ति बाद में क्या बन गया? राजा। क्योंकि वो जब मरा तो उसका बेटा उस काम को संभाल लिया। राजा का बेटा राजा बनने लगा। फिर धीरे धीरे राजा के पास पावर बढ़ गई, टैक्स आदि उस इम्पोज करने की पावर उसके पास आ गई। राजा अपने पास हथियार, सैनिक आदि रखने लगे दुश्मनों से अपने कबीले को बचाने के लिए। जो पहले प्रजा के सेवक थे वो अब राजा प्रजा के लिए भगवान का रूप हो गया। धीरे धीरे राजा की पावर बढ़ती गई। तो सबसे पहले जो शासन का रूप आया वो कौन सा सिस्टम था? मोनार्किकल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पावरफुल पद होता है राजा का। किंग का पद सबसे पावरफुल होता है। सारी शक्ति का स्रोत यही होता है। राजा के पास सारी शक्ति होती है। और एक बार कोई राजा बना तो उसी खानदान से राजा बनता रहता है। इट मीन्स कि राजा का चुनाव
पहली बार हुआ होगा तो हुआ होगा, अब नहीं हो सकता। एक बार राजा बना तो वही खानदान का राजा बनता रहेगा। और इसको क्या कहा जाएगा, कौन सा सिस्टम, हेरिडिटरी, इसको कहेंगे हेरिडिटरी सिस्टम। हेरिडिटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, वंशानुगत, वंशानुगत प्रणाली। तो आप लोग याद रखेंगे कि पहले इसमें लिखेंगे आप कि मोनार्किकल सिस्टम was the first, monarchical system was the first system of rule, first system of rule in the world, first system of rule in the world। राजतंत्रात्मक प्रणाली, राजतंत्रात्मक प्रणाली दुनिया में शासन का सबसे पहली प्रणाली थी, सबसे पहली प्रणाली थी। राजतंत्रात्मक प्रणाली दुनिया में शासन का सबसे पहली प्रणाली थी। अंडर दिस सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम द किंग is the center of all powers, the king is the center of all powers। इस प्रणाली में, इस प्रणाली में राजा सभी शक्तियों का केंद्र होता है, राजा सभी शक्तियों का केंद्र होता है। This system is based on hereditary system, this is based on hereditary system, hereditary system। यह प्रणाली वंशानुगत होता है, वंशानुगत होता है। तो इस प्रकार किंगडम धीरे धीरे लोगों में अनपॉपुलर होना शुरू हो गया, क्योंकि राजतंत्र में भी राजा सभी अच्छे तो थे नहीं। हम भारतीय इतिहास ही पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि जब मौर्य काल आया तब बढ़िया शासक आया इंडिया में। चंद्रगुप्त मौर्य अच्छे शासक थे, अशोक अच्छे थे, गुप्ता पीरियड में भी अच्छे शासक आए सारे। लेकिन इस बीच में जितने भी शासक थे वो सब कुछ ना कुछ डिमेरिट सब में थे। मध्यकाल जब आएंगे तो वहां में दिखाई पड़ेगा कि मुस्लिम शासकों में सिर्फ अकबर को महान माना गया। हालांकि ये भी बहुत विवादित है, एनसीईआरटी को फिर से लिखा जा रहा है, मध्यकाल को बहुत चेंज किया गया है। कुछ क्लास में तो मुगल काल का सिर्फ अचीवमेंट जो है वही उसमें है, बाकी चीज़ों को हटा दिया गया है। लेकिन अभी फुल सिलेबस में ये सब सारी बातें आई नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको सबसे पूछा जा सकता है। हालांकि अब मध्यकाल में क्वेश्चन कम पूछ रहा है, ज़्यादा मॉडर्न और एंशिएंट से पूछ रहा है। तो आपको बताया गया कि राजतंत्र में राजा सभी अच्छे नहीं होते हैं, कुछ एक राजा अच्छे होते थे। तो धीरे धीरे ये राजतंत्र का जो स्वरूप था वो क्या हो गया, दुनिया से खत्म हो गया। बहुत कम देश हैं जहां पर राजतंत्र है। इसके बाद एक शासन का रूप देखा गया जो बहुत खतरनाक रूप है, डिक्टेटरशिप। ये कौन सा रूप होता है शासन का, इसको कहते हैं वन मैन रूल, वन मैन रूल, एक व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति का शासन। ये राजतंत्र से कैसे अलग है, राजतंत्र से ये अलग कैसे माना जा सकता है। ये वंशानुगत नहीं होता कि अगर कोई तानाशाह बन गया तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे उसके जो वंशज हैं सब तानाशाही बन के शासन करेगा, क्योंकि तानाशाही शासन का अंत बहुत जल्दी हो जाता है। एक बार कोई तानाशाह बनता है तो उसके बाद की पीढ़ी शासनकारी से हटा दिया जाता है जनता के द्वारा, आंदोलन हो जाता है। सबसे पहले तानाशाह बना था लुई 14
फ्रांस का शासक लुई 14वां। फ्रांस में लुई नामक टोटल 16 शासक हुए थे। लुई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। शायद लुई के जो पहले माता पिता होंगे उन्होंने बड़ी सोच समझकर अपने बेटे का नाम लुई रखा। अब बाकी के माता पिताओं ने तो दिमाग ही नहीं लगाया कि कौन दिमाग लगाता है, सबका नाम लुई कर दो। लगातार लुई हो गया, 16 लुई। तो 14वां लुई जब शासक बना तो वो बन गया तानाशाह। वो कहा करता था आई एम द स्टेट, मैं राज्य हूं। 15वां जो था वो फॉलो किया अपने फादर को। 16वां जब आया ये ज्यादा बड़ा तानाशाह बन गया। इसने कहा आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज लॉ। मैं ही राज्य हूं और मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहा है सब कानून है, इसको फॉलो करो। तो इसी तानाशाही शासन का अंत किया गया। 1789 में फ्रांस की राजक्रांति हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में, हालांकि नेपोलियन भी बाद में तानाशाह बन गया था। फिर इसके बाद सबसे बड़ा तानाशाह वर्ल्ड का कौन दिखाई पड़ा? एडोल्फ हिटलर। हिटलर आज गाली के रूप में इस्तेमाल होता है। आज अगर मान लो कोई नियम कानून नहीं मानता तो क्या कहता है, बहुत बड़ा हिटलर हो गए क्या? तो हिटलर का ही मतलब होता है जो कोई नियम कानून नहीं मानता हो। हिटलर से बड़ा तानाशाह दुनिया में कोई नहीं बन पाया। हिटलर देखने में भयंकर नहीं था, एकदम सिंपल था वो, लेकिन उसकी पॉलिसी बहुत खतरनाक थी। कहा जाता है कि हिटलर से लोग इतने दहशत में थे उसमें कि हिटलर किसी जर्मन वासी को बुलाता था और नीचे से ऊपर देखता था, सीधे ऊपर चला जाता था, हार्ट अटैक हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी, या अंदर की सारी चीजें बाहर निकल जाती थी उसकी। तो इतना दहशत था हिटलर का, क्योंकि हिटलर किसी को जान से नहीं मारता था, तड़पा तड़पा के मारता था वो। उसका टॉर्चिंग कैंप बना होता था अलग अलग, जिसमें वो फेंक देता था लोगों को जो उसकी बात को नहीं मानता था। अभी हिटलर के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा है कौन? किम जोंग। कहां का तानाशाह है? नॉर्थ कोरिया। अभी किम जोंग शांत हो गया। एक समय था बड़ा ही, जब पहली बार ट्रंप बना था राष्ट्रपति अमेरिका का, पहली बार, उसमें ट्रंप को इसने बहुत नाच नचाया। किम जोंग करता क्या था, ये मिसाइल बनवा लिया और परीक्षण करने के समय में न्यूयॉर्क की तरफ उसका मुंह कर देता था, और ट्रंप को चिढ़ाने के लिए कह देता था ये सीधे न्यूयॉर्क तक मार करेगा, उसको छोड़ना कहीं नहीं था। अब ट्रंप जो है वो शुरू से ब्लंट माइंडेड रहा है। ट्रंप सुन करके एकदम इड़क पड़ता था, देखेंगे तुम्हारी आंख खोल लेंगे, छोटी छोटी आंखें तुम्हारी खोल लेंगे तुम्हारी, क्या तुम सोच लिया है। इतना डरा दिया ट्रंप को उस बार कि ट्रंप खुद ही दोस्ती का पैगाम लेकर इसके पास आ गया कि भाई दोस्ती कर ले, तो बहुत खतरनाक आदमी है। बहुत सारे रील भी बने हुए हैं किम जोंग पर। किम जोंग के बारे में पहले बहुत न्यूज आता था। एक बार न्यूज़पेपर में आया था कि किम जोंग अपने कैबिनेट की मीटिंग कर रहा था, और कैबिनेट की मीटिंग में उसका एक मंत्री झपकी लेने लगा, ऐसे ऐसे करने लगा। अब किम जोंग की नजर गई उस पर, उसने अपने शार्प शूटर को बुलाया और कहा इसको हमेशा के लिए सुला दो, और सबके सामने खड़ा करके गोली मार दिया, और फिर जाकर दफन करता था अपने से। एक बार उसके पिताजी की डेथ हो गई थी, तो पिताजी की पुण्यतिथि पर उसने कानून बना दिया कि नॉर्थ कोरिया के जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, औरत हो, मर्द हो, ये कोई हिजड़े हो, कोई भी हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, 1 मिनट तक अपने अपने क्षेत्र में वो खड़ा होकर के रोएगा एक निश्चित समय पर, अब वीडियो रिकॉर्डिंग करके मेरे पास भेजेगा। जिस क्षेत्र में वीडियो नहीं आया उस क्षेत्र के सारे लोगों को गोली से मरवा देंगे। अब न्यूज में ये खबर आई थी, न्यूज में वीडियो भी दिखा रहा था, तो कहीं कहीं लोग खड़ा होकर के खूब ठहाका लगाकर हंस रहा है, रो रहा था कि हंस रहा था पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा भी तानाशाह कानून बनाता है, क्योंकि तानाशाहों के लिए कोई संविधान नहीं होता है। तो तानाशाही शासन और इसमें अंतर क्या है कि ये हेरिडिटरी सिस्टम नहीं होता है, लेकिन सबसे खतरनाक शासन का ये रूप होता है। डेमोक्रेसी क्या चीज होती है